तो आज स्टार्टिंग करते हैं दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के साथ। हमारे लिए वेक्टर नाम के चैप्टर को स्टडी करने के लिए दो डेफिनेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक डेफिनेशन है वेक्टर की और दूसरी डेफिनेशन है स्केलर की। जैसे हम फिजिक्स का स्टडी शुरू करते हैं तो हमारे लिए इन दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी क्वांटिटीज़ कभी सेम नहीं होती है। और जैसे ही क्वांटिटी का नेचर चेंज होता है तो उस क्वांटिटी का बिहेवियर भी चेंज होता है। मतलब कि उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है। दूसरी बात, उसे जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी उसके साथ साथ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो की सीरीज में हम वेक्टर्स के बारे में अलग अलग सभी प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज हम स्टार्टिंग करते हैं वेक्टर और स्केलर दोनों की डिटेल डेफिनेशन के साथ। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। तो पहली डेफिनेशन है स्केलर क्वांटिटी के बारे में। द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। आपको पहले ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा है उसकी डायरेक्शन। मतलब कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा चाहिए उसकी डायरेक्शन। मतलब कि अगर मैं किसी क्वांटिटी को ये नाम देता हूँ कि ये क्वांटिटी है एक्स, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक चाहिए होगा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या चाहिए होगा? उसकी डायरेक्शन। मतलब कि मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब ये है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मान क्या है। मान से मेरा मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है? किसी भी डायरेक्शन में जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जब आप उसके ओरिजिन के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस ओरिजिन से लेकर उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तक का उसका जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड। लेकिन ये बात सिर्फ वहीं तक सीमित है जब आप बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। मतलब कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ती है उसके मैग्नीट्यूड की। लेकिन जब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है तो उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी में और इस स्केलर क्वांटिटी में दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि स्केलर और वेक्टर दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है? वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाली क्वांटिटी। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इसी तरह के किसी एक्स, मतलब कि किसी क्वांटिटी के ऊपर आपको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है? आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है एक एरो। तो ये जो एरो है वो एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको रिप्रेजेंट की हुई ये एक्स नाम की किसी प्रॉपर्टी या फिर ये किसी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? ये है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके ऊपर एरो का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो स्केलर और वेक्टर दोनों में आता है। तो ये जो लंबी डिस्कशंस थी ये समझाने के लिए थी कि स्केलर और वेक्टर दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको और किसकी जरूरत पड़ती है? वो है उसकी डायरेक्शन। तो यहां पे स्केलर की डेफिनेशन क्या बन के आती है? द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ही जरूरत है, इसे कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं है। तो ऐसे कौन कौन सी क्वांटिटी हो सकती है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है? तो ऐसे कुछ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है जिसे हम नाम दे सकते हैं प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है उसका इक्वेशन क्या बन के आता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो इक्वेशन है फोर्स अपॉन एरिया, किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है प्रेशर का। तो प्रेशर क्या है?
प्रेशर है, कंसीडर कीजिए ये कोई आपका एक यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया मतलब कि इसे कंसीडर कीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर, कोई भी, लेकिन इसे आपको यूनिट कंसीडर करना है। तो ये जो एरिया है उस एरिया के ऊपर आपको एक क्रॉस सेक्शन फोर्स लगाते हैं। क्रॉस सेक्शन से मेरा मतलब क्या है कि ये जो एरिया है उसका एक एरिया वेक्टर होगा, जिसे हम नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए। और इस एरिया वेक्टर के पैरेलल में आप क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं उसके ऊपर फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो फोर्स इस यूनिट एरिया के ऊपर कितना लगता है उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। तो यहां पे क्या हुआ, एरिया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि वेक्टर अपॉन वेक्टर इसका ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बन के आता है, वो बन के आता है प्रेशर। और ये जो प्रेशर है वो कैसी क्वांटिटी है, वो है एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर का हम मोर ओवर केस में सिर्फ और सिर्फ उसका वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि 24 मिली बार, या फिर हम इसे बोलते हैं कि यहाँ पे 30 मिली बार या फिर 100 बार। तो ये जो कोई भी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ है एक प्रेशर का मैग्नीट्यूड। लेकिन इसके साथ साथ हम कभी भी उसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा ये कहना उचित होगा कि हमारे लिए उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन के साथ कोरिलेटेड ही नहीं है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, तो उसका मतलब यह होता है कि वो डायरेक्शन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उस क्वांटिटी को हम ऑलवेज किस नाम से डिनोट करेंगे, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो जो दूसरी क्वांटिटी है जो कि हम स्केलर क्वांटिटी बताते हैं वो क्या है, वो है टेम्परेचर। अब कंसीडर कीजिए कि यहां पे कोई एक कैंडल है, तो कैंडल से यहां पे टेम्परेचर रिलीज होगा। तो कैंडल के अराउंड में जो भी एक स्फीयर तैयार होता है, और वो स्फीयर किस में होता है, वो स्फीयर होता है स्पेस में। स्पेस से मेरा मतलब ये है कि ये 3D होगा, तीनों तीन डायमेंशन में ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू के साथ क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल से निकलने वाला ये जो टेम्परेचर है, मतलब कि उसके जो हीट रेडिएशन है, वो हीट रेडिएशन इस डायरेक्शन में भी प्रोपेगेट करेंगे, इस डायरेक्शन में भी प्रोपेगेट करेंगे, यहाँ पे ऊपर भी प्रोपेगेट करेंगे, नीचे भी प्रोपेगेट करेंगे, और इस प्लेन के आउटसाइड और इनसाइड भी ये क्या करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे। तो यहाँ पे इसके अराउंड में एक स्फीयर बन के आता है, और इस स्फीयर में कोई भी पॉइंट के पास अगर आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इक्वल कहाँ पे मिलेगा, इसके ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस में आपको जो भी टेम्परेचर मिलेगा वो टेम्परेचर कैसा होगा, वो टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम होगा। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव एक्स के साइड जाते हैं, ये है पॉजिटिव एक्स, अगर आप नेगेटिव एक्स के साइड में जाते हैं, या फिर आप पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में जाते हैं, या फिर आप नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में जाते हैं, या फिर इनसाइड मतलब कि जेड माइनस की डायरेक्शन में जाते हैं, या फिर जेड प्लस की डायरेक्शन में आते हैं, तो इन छह की छह डायरेक्शन में आपको जो भी वैल्यूज मिलेंगी टेम्परेचर की, वो सभी क्या होंगी, वो सभी सेम होंगी। तो मतलब कहने का ये है कि यहां से जनरेट होने वाला टेम्परेचर अपने ओरिजिन से एक इक्वल डिस्टेंस में, जब आप स्फीयर के कोई भी पॉइंट में इसका रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, तो वो आपको क्या मिलती है, वो आपको सेम मिलती है। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो इसकी वजह से हम इसे बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका इसके ऊपर डायरेक्शन की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। इसकी वजह से हम टेम्परेचर को भी क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को भी हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे दो फिजिकल क्वांटिटीज, एक था प्रेशर और दूसरा आया टेम्परेचर। ये दोनों क्या है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज है।
it has no need of direction to represent it because the direction do not give any effect on the property of this quantity. मतलब कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्शन की वजह से इसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आता है. तो आई होप कि आपको ये स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिया, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे हमें अच्छी बात जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत है उसके मैग्नीट्यूड की. हमें इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है. और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर है उसे आपको याद रखना हो तो आप अच्छी तरह से किसे याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को. और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए आप उस क्रॉस सेक्शन एरिया और साथ में उस कैंडल का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप स्केलर क्वांटिटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. फिर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में.